नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, लगातार पिछले कई दिनों से हम मनोविज्ञान को पढ़ते आ रहे हैं, मनोविज्ञान की क्लासें लेते आ रहे हैं। उसी क्रम को, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज आप हेडिंग डालिए बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत। क्या डालना है विद्यार्थियों? बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों, ये सिद्धांत हम जब बालक के विकास को पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिद्धांत हमको पढ़ने पड़ते हैं। उन सभी सिद्धांतों को अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों। अब ये वाला जो पोर्शन है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है विद्यार्थियों। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न जो बाल विकास के सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत है साथियों, उनमें से हमको देखने को मिलते हैं। सारे के सारे सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी सिद्धांतों को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत, आप हेडिंग डालिए ऊपर ही ऊपर। उसके बाद हम आज पहला सिद्धांत पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। आज हम पहला सिद्धांत पढ़ने वाले हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में विद्यार्थियों हमने भाषा का विकास पढ़ा था। क्या पढ़ा था विद्यार्थियों? भाषा का विकास। एक बालक में किस तरह भाषा का विकास होता है, हमने पिछली वीडियो में भाषा का विकास पढ़ा था। ठीक है, उससे पिछली वीडियो में हमने संवेगात्मक विकास पढ़ा था। सभी को जोड़ते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, सभी को जोड़ते हुए पढ़ाते चल रहा हूँ। उससे पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था विद्यार्थियों? संवेगात्मक विकास। उससे पिछली वीडियो में हमने किशोर अवस्था देखी थी। उससे पिछली वीडियो में बाल अवस्था देखी थी। उससे पिछली वीडियो में शैशवावस्था देखी थी। उससे पिछली वीडियो में हमने भ्रूणावस्था और गर्भावस्था देखी थी। उससे पिछली वीडियो में हमने अभिवृद्धि एवं विकास को पढ़ा था। उससे भी पिछली वीडियो में यदि हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा था। उससे पिछली वीडियो में हमने देखा था मनोविज्ञान की उत्पत्ति। इस तरह एक क्रम से हम चलते हुए आ रहे हैं। आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे साथियों? विकास के विभिन्न जो सिद्धांत हैं उन सब सिद्धांतों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, भाषा का विकास हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। भाषा के विकास में आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो सर्वाधिक प्रश्न हमारे लिए, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए यही था उसमें कि भाषा क्या है। तो हमें पता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। विशेषताओं में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्थात हम ये कहें कि भाषा क्या है विद्यार्थियों? वातावरण जनित है। कैसी है विद्यार्थियों? वातावरण जनित है। मैंने आपको उदाहरण देकर भी समझाया था कि जिस वातावरण में बच्चे को रखेंगे वह वैसी भाषा बोलना प्रारंभ कर देता है। तो भाषा क्या है विद्यार्थियों? वातावरण जनित है। भाषा अर्जित संपत्ति है, हमने ये पढ़ा था। उसके अलावा हमने उसमें ये भी देखा था कि 11 से 12 माह के बीच एक बालक प्रथम सार्थक शब्द बोलता है विद्यार्थियों। प्रथम शब्द बोलना बालक कब सीखता है? 11 से 12 माह के बीच। ये भी हमने देखा था उसमें। उसके अलावा हमने ये भी देखा था विद्यार्थियों कि 2 वर्ष का जब बालक हो जाता है, 2 वर्ष का बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है विद्यार्थियों। 2 वर्ष का बालक सक्रिय सदस्य बन जाता है, परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ये सब तथ्यों को हमने, ये सब कंसेप्टों को पिछली वीडियो में देखा था विद्यार्थियों। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा था कि भाषा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। यदि आपने इस तरह पढ़ा है तो ये कंसेप्ट जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आज हम पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों? नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को, नैतिक विकास के सिद्धांत को। देखिए, बिल्कुल आराम से आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। आप आराम से निश्चिंत होकर पढ़िए और आराम से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सिद्धांत आपको समझ में आ गए तो यकीन मानिए कि आधी साइकोलॉजी, आधा जो मनोविज्ञान है वो आपके कंट्रोल में आ गया। लगभग 50%, पूरे 100% में से लगभग 50% सिद्धांतों से प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों। किससे प्रश्न आते हैं? सिद्धांतों से। इसलिए सिद्धांत हमारी पकड़ में आ गए तो ये समझिए कि मनोविज्ञान पे हमारी अच्छी पकड़ हो गई है। तो आप सिद्धांतों को बिल्कुल मैं आसानी से और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा
और आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी बीच में अवसर दूंगा, आप निश्चिंत होकर आराम से देखिए। देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत, हमने देखा था कि नैतिक आचरण कब से प्रारंभ होते हैं विद्यार्थियों, किशोर अवस्था से। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि प्रोफेसर किंग ने भी बताया था, कहीं ना कहीं ये सभी व्यवहार हमको पूर्व की अवस्थाओं में भी देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर किंग ने भी हमसे कहा था कि जो अवस्था आने वाली है उस अवस्था के बारे में वर्तमान की अवस्था में ही हमें पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सब हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, पूर्व की अवस्थाओं में भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इसके सबसे पहले प्रश्न आता है, प्रस्तुतकर्ता कौन है? कोहलबर्ग। कौन है विद्यार्थियों प्रस्तुतकर्ता? कोहलबर्ग। जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसके प्रस्तुतकर्ता कौन है विद्यार्थियों? कोहलबर्ग। अब देखिए, इस सिद्धांत को कोहलबर्ग ने 1954 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को कोहलबर्ग ने कब दिया, आपसे ये पूछा जाए तो कब दिया विद्यार्थी? 1954 में। 1984 में इस सिद्धांत में क्या किया विद्यार्थियों? संशोधन किया। 1984 में क्या किया? इसमें संशोधन किया, और ये संशोधित जो सिद्धांत था उसको हम वर्तमान में पढ़ते हैं। तो देखिए, नैतिक विकास के सिद्धांत को 1954 में कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया, 1984 में उसमें संशोधन किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगली लाइन है हमारी कि कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से बालक के नैतिक आचरण को समझाने का प्रयास किया या समझाया। अब देखिए, इस सिद्धांत को, नैतिक विकास के सिद्धांत को कोहलबर्ग ने कब दिया विद्यार्थी? 1954 में। 1984 में इन्होंने अपने ही सिद्धांत में क्या किया? संशोधन किया। और कोहलबर्ग ने हमें किस माध्यम से समझाने का प्रयास किया है? कहानियां सुना कर हमको समझाने का प्रयास किया है। मतलब विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से इस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने 1984 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मैं आपको एक बार सारी जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब के बारे में एक बार मैं शुरू से समझा दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। तो कोहलबर्ग ने 1984 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी, जिसमें बालक के नैतिक अवस्थाओं का इन्होंने क्या किया? वर्णन किया, विवरण दिया। तो कोहलबर्ग ने 1984 में एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने बालक के नैतिक आचरणों का वर्णन दिया या विवरण दिया। तो ये कोहलबर्ग का सिद्धांत है। नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया? कोहलर ने। सबसे पहले इन्होंने 1954 में इस सिद्धांत को ये लाए, 1984 में इन्होंने इसमें संशोधन किया, और 1984 में ही इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यहां तक आपके समझ में आई। अब देखिए, आगे चलते हैं हम। कोहलबर्ग की प्रसिद्ध जो कहानी थी, बहुत पूछी जाती है साथियों, ये हेज की दुविधा। कोहलबर्ग की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है विद्यार्थियों? हेज की दुविधा। कोहलबर्ग की सबसे प्रसिद्ध या हम कहें सबसे चर्चित कहानी कौन सी रही विद्यार्थियों? हेज की दुविधा। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें और इस सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, ये सिद्धांत में क्या है, किस तरह नैतिक आचरण बच्चा करता है, क्या क्या व्यवहार वह प्रदर्शित करता है, अन्य तथ्यों पे हम चर्चा करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, आगे चलते हैं हम विद्यार्थियों। आगे देखिए आप, नैतिक विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं। अभी तक हमने देखा नैतिक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया? कोहलबर्ग ने। आपको सिर्फ क्या याद रखना है इसमें? नैतिक विकास का सिद्धांत है प्रस्तुत कोहलबर्ग। कब प्रस्तुत किया? 1954 में। संशोधन कब किया? 1984 में। हम कौन से सिद्धांत को पढ़ते हैं? 1984 वाले को। वर्तमान में हम इसको पढ़ते हैं। इन्होंने सर्वाधिक जोर किस पर दिया? कहानियों पर। कहानियों के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1984 में, साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है वो कौन सी विद्यार्थियों? हेज की दुविधा। ये अब तक हमने कंसेप्ट देखा। अब देखिए, आगे चलते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं। इन्होंने इस सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, 3 अवस्थाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और उन 3 अवस्थाओं के 6 चरण हैं। मतलब प्रत्येक अवस्था में 2 चरण इन्होंने बताए। तो नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 अवस्था एवं 6 चरणों में विभाजित किया। अब इस सिद्धांत में सर्वाधिक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ होते हैं। नैतिक विकास सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है यदि ये पूछा जाए तो 3 भागों में, और कितने चरणों में बांटा है ये पूछा जाए तो 6 चरणों में। ये आपको याद रखना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे। नैतिक विकास सिद्धांत की आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 3 अवस्थाएं हैं, मतलब 3 तो भाग हैं उसके, एवं चरण कितने हैं विद्यार्थियों? 6। एवं चरण कितने हैं? 6। पहली अवस्था, पहला चरण, हम ये कहें पहली अवस्था जो है या पहला भाग जो है वो क्या है साथियों? पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी। इसको हम बोलते हैं विद्यार्थियों इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल
प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब देखिए आप ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हिंदी नाम आपको समझ में नहीं आते तो मैं इसके इंग्लिश नाम समझा दूंगा, जो अवस्थाओं के इंग्लिश नाम है, जो इन्होंने अवस्थाओं को बांटा है उनके अंग्रेजी नाम आपको समझा दूंगा मैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, देखिए सबसे पहली अवस्था है, इन्होंने सबसे जो इस सिद्धांत को इन्होंने कितनी अवस्थाओं में बांटा है, 3 अवस्थाओं में, एवं कितने चरण है, 6 चरण है। तो पहली अवस्था इन्होंने क्या कहा, पहली अवस्था को इन्होंने कहा पूर्व परंपरागत, या हम कहें पूर्व रूढ़िवादी, या हम कहें प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब देखिए ये अवस्था कब से चलती है विद्यार्थियों, 3 वर्ष से 9 वर्ष तक। कब तक चलती है, 3 वर्ष से 9 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। तो इस अवस्था का आयु काल क्या है विद्यार्थियों, 3 से 9 वर्ष तक। इस अवस्था को भी नैतिक आचरण के 2 प्रकार हैं। इस अवस्था में नैतिक आचरण के कितने प्रकार बताएं विद्यार्थियों, 2 प्रकार बताएं। देखिए नैतिक विकास के सिद्धांत की हम अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। नैतिक विकास सिद्धांत को कोलबर्ग ने 3 अवस्थाओं में और 6 चरणों में बांटा है। पहला इसकी जो अवस्था है उसके 2 चरण है। पहली अवस्था के कितने चरण है विद्यार्थियों, 2 चरण है। पहला पूर्व परंपरागत, या हम कहें पूर्व रूढ़िवादी, या हम कहें प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसका नाम है। ये 3 वर्ष से प्रारंभ होती है और 9 वर्ष तक चलती है, ठीक है। इस अवस्था में भी नैतिक आचरण के 2 प्रकार हैं, मतलब 2 प्रकार से बच्चे जो हैं नैतिक आचरण प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, पहला प्रकार है दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता। अब देखिए मैं एक बार आपको समझाऊं, नैतिक आचरण मतलब एक बच्चा कैसे व्यवहार कर रहा है समाज में, उन सबको समझना है हमको, उन सबको पढ़ना है हमको। अभी तक आपने सोचा होगा कि सर ने न इसका अर्थ बताया, न इसकी परिभाषा बताई, कैसे इसको पढ़ रहे हैं। ये जब हम परिभाषाओं के चरण पढ़ेंगे, जब हम इन अवस्थाओं के चरण पढ़ेंगे तो बच्चों ये सब क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि कैसे एक बालक नैतिक आचरण करता है। तो देखिए पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी, या हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसके जो समय काल है 3 से 9 वर्ष कोलबर्ग के अनुसार बताया गया। 3 से 9 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। इस अवस्था के 2 चरण बताए इन्होंने, पहला दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता और दूसरा बताया साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता। अब मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, इसमें क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इन्होंने ये कहा कहानी के माध्यम से कि एक बच्चा जिसकी आयु 3 से 6 वर्ष के बीच है, एक बच्चा जिसकी आयु कितनी है, 3 से 6 वर्ष के बीच, वो कोई भी व्यवहार, कोई भी नैतिक आचरण या कोई भी व्यवहार वो क्यों करेगा, या तो उसको दंड का भय होगा, उसको यह डर होगा कि मम्मी पापा या मुझे परिवार वाले मारेंगे, मतलब उसको किसका भय, दंड का भय। तो इसलिए वो क्या करेगा, कोई भी नैतिक आचरण करेगा या मतलब सही व्यवहार करेगा। जैसे कोई बड़े मेहमान घर में आए तो बच्चा चुपचाप उठकर पैर छूने लगता है, उनके बच्चा चुपचाप क्या करता है, उनके पैर छूने लगता है। इसका मतलब उसको क्या है, दंड है, या फिर उसको क्या है, आज्ञा पालन है, या वो क्या करता है विद्यार्थियों, आज्ञा का पालन करता है माँ बाप की। इसलिए तो कोई भी बच्चा नैतिक आचरण इस अवस्था में क्यों करता है, जो 3 से 6 वर्ष का कोई भी बच्चा है इस अवस्था में नैतिक आचरण क्यों करता है, या तो दंड के भय से, मतलब दंड की वजह से, या किसकी वजह से, आज्ञा पालन की वजह से। अब आपको समझ में आया होगा नैतिक विकास का जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मतलब एक बच्चा किस तरीके से नैतिक आचरणों को प्रदर्शित करता है, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। पहले हमने पढ़ी कि जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, पहले हमने अवस्था पढ़ी पूर्व परंपरागत, इसका हमने पीरियड काल जो हमने देखा 3 वर्ष से 9 वर्ष तक है, उसका हमने फर्स्ट भाग देखा कि 3 से जो 6 वर्ष की अवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है, दंड व आज्ञा पालन उन्मुक्ता बोला जाता है। इस अवस्था में बालक केवल दंड या आज्ञा के भय से अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। मैंने अभी आपको समझाया, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन इसमें क्यों कर रहा है वह, क्योंकि या तो वह आज्ञा मानना चाह रहा है बड़ों की, या फिर उसको किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी विषय वस्तु का भय होता है। इसलिए दंड का उसको क्या होता है विद्यार्थियों, भय होता है, इसलिए वह क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा इसका चरण है, इसी अवस्था का, पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण क्या है विद्यार्थियों, साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता। अब देखिए कोई भी बच्चा अब इस अवस्था में 6 से लेकर 9 वर्ष तक, ये तो हमने देखा 3 से 6 वर्ष तक वो क्यों व्यवहार कर रहा है, क्यों नैतिक आचरण कर रहा है, क्योंकि उसको आज्ञा करने का या तो उसमें विचार है, या फिर उसको डर है। उसको क्या है विद्यार्थियों, डर है, दंड का उसको क्या है विद्यार्थियों, डर है, या फिर वो क्या है, आज्ञा मानना चाहता है, इसलिए वह क्या है, नैतिक आचरण करता है। अब इस अवस्था में देखिए आप साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता में, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बालक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या फिर हम कहें कि शाबाशी पाने के लिए कार्य करता है।
जैसे मान लीजिए घर के किसी बड़े ने ये कहा कि मुझे वहां से पानी भर के दे दे, तो बच्चा चुपचाप जाएगा, पानी भर कर देगा, और फिर दादाजी ये बोलेंगे उससे कि शाबाश बेटा। मतलब इसमें वो क्या कर रहा है, उसमें वो क्या कर रहा है, पुरस्कार के लालच में कार्य करता है। इसमें किस लिए कार्य करता है विद्यार्थियों, पुरस्कार के लालच में कार्य करता है। मतलब इसमें दंड उन्मुक्ता नहीं होता है विद्यार्थियों, इसमें उसको दंड का भय नहीं होता है, उसमें उसको किसका भय नहीं होता है विद्यार्थी, दंड का भय नहीं होता है, बल्कि वह नैतिक आचरण क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि पुरस्कार या हम कहें साधनात्मक, या हम क्या कहें साधनात्मक उन्मुक्ता जो है, उन्मुक्ता जो शब्द लग रहा है साथियों, इसका मतलब है कि वह कैसे प्रयुक्त करता है, क्यों प्रयुक्त कर रहा है, साधना के लिए या फिर पुरस्कार के लिए। तो जब एक बालक किसी पुरस्कार या फिर हम कहें उपाधि, किसी पुरस्कार, जैसे कहा ना शाबाशी, या हम उसको कुछ दें, या हम उससे ये कहें कि तुझे हम टॉफी देंगे, चल वहां से वो काम करके दे, तो मतलब क्या है, या तो वह किसी पुरस्कार के लिए या फिर किसी उपाधि के लिए, इसमें क्या है, नैतिक आचरणों को प्रदर्शित करता है। अब आपके ये समझ में आई क्या। देखिए नैतिक विकास के सिद्धांत के मैं दोबारा बताऊं आपको 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं बच्चों, 3 अवस्थाएं, जिसमें से हम पहली अवस्था पढ़ रहे हैं पूर्व परंपरागत, इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको ही बोलते हैं पूर्व रूढ़िवादी स्टेज। आप देखिए इसमें क्या है, पीरियड काल 3 से लेकर 9 वर्ष तक इसमें पीरियड काल है। मतलब एक बच्चा 3 से लेकर 9 वर्ष का होता है तब कौन सी अवस्था चलती है, पूर्व परंपरागत अवस्था चलती है। इस अवस्था को 2 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है, 2 चरणों में। पहला है दंड आज्ञा पालन उन्मुक्ता, दूसरा है साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता। साधना या दंड, या हम ये कहें कि जो दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता है वे कब तक चलती है, 3 से 6 वर्ष तक, जबकि साधनात्मक कब से चलती है, 6 से 9 वर्ष तक। मतलब इसमें क्या होता है, दंड या आज्ञा पालन में एक बालक नैतिक आचरण क्यों करता है, क्योंकि उसको भय होता है या फिर वह आज्ञा मानना चाहता है, बस। साधनात्मक में क्या होता है कि एक बालक कोई भी कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसको कोई उपाधि दी जाती है, या फिर वो पुरस्कार, या मतलब ये कहें हम के लालच के कार्य में, लालच की वजह से वह क्या करता है विद्यार्थी, कार्य करता है। जैसे तुझे हम टॉफी दे देंगे ये काम कर दे, जैसे तुझे हम टॉफी दे देंगे ये काम कर दे, तो मतलब या तो उसमें क्या होगा, लालच होगा, किसका होगा, साधना का, या फिर वो पुरस्कार प्राप्त करना हो चाहता हो, या कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता हो, तो इसलिए वह क्या करता है, नैतिक आचरण करता है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। एक बार विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत, फर्स्ट अवस्था हमने पढ़ी थी पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल या पूर्व रूढ़िवादी। इसके 2 चरण हैं, पहला दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता और दूसरा साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता। दंड या आज्ञा पालन 3 से 6 वर्ष तक चलती है और साधनात्मक 6 से 9 वर्ष तक चलती है। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए दूसरी उसका जो चरण है, दूसरी जो अवस्था है इसकी, दूसरी अवस्था क्या नाम है, परंपरागत। दूसरी अवस्था का नाम क्या है विद्यार्थियों, परंपरागत, या हम कहें रूढ़िवादी। उसमें क्या था, पूर्व, मतलब इससे पहले वाली। अब कौन सी है, परंपरागत, या हम क्या कहें, रूढ़िवादी अवस्था। परंपरागत या रूढ़िवादी अवस्था, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। उसको क्या बोलते थे, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्टेज इसका नाम है। इसका नाम इंग्लिश में क्या है, कन्वेंशनल स्टेज। उसको क्या बोला था हमने, प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब देखिए यह वह अवस्था है जिसमें बालक परंपराओं को समझने लगता है, इसलिए तो इसका नाम क्या है, परंपरागत। इसके भी 2 चरण है। इसके भी कितने चरण है विद्यार्थियों, 2 चरण है। देखिए हमने पहले पढ़ी थी पूर्व परंपरागत, उसमें क्या था, मतलब परंपराओं से पहले ही वो कार्य करना प्रारंभ कर रहा है, नैतिक आचरण करना प्रारंभ कर रहा है। कैसे प्रारंभ कर रहा है, क्योंकि उसको या तो किसी दंड का भय है, या फिर वह आज्ञा मानना चाह रहा है, या फिर उसको किसी पुरस्कार प्राप्त करने का लालच है, या हम कहें कि कोई उपाधि प्राप्त करने का उसको लालच है। ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। एक मिनट, देखिए ये हमने पढ़ा था, तो ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आते हैं हम परंपरागत पर। मतलब इसमें क्या है, वो परंपराओं को समझने लगता है, परंपराओं को मानने लगता है, या हम कहें रूढ़ियां जो हमारी प्राचीन समय से चली आ रही रीति रिवाज हैं उनको समझने लगता है। ये अवस्था का पीरियड टाइम होता है विद्यार्थियों 9 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। 9 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। पहले वाली हमने पढ़े थे उसका कितना था, 3 से 9 वर्ष तक, और इसका कितना है विद्यार्थियों, 9 से लेकर 15 वर्ष तक। अब देखिए इसमें क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। आपको हिंदी में नाम नहीं याद नहीं होंगे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। आपके जो पेपर आएगा उसमें दोनों तरीके से आता है, एक तरफ हिंदी आती है, एक तरफ क्या आता है, अंग्रेजी। तो आप अंग्रेजी में बैठा रहो तो आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हो। देखो ये अवस्था जिसमें बालक परंपराओं को समझने लगता है, इसके 2 चरण हैं।
पहला चरण देखिए आप, अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता, अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता। और दूसरा इसका चरण है सामाजिक व्यवस्था उन्मुक्ता। अब मैं आपको इसको समझाऊं। देखिए, जब एक बच्चा 9 वर्ष का हो जाता है या 9 वर्ष से ऊपर जाने लगता है तो वो क्या है, अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। वह प्रदर्शित करने का प्रयास करता है कि मैं तो अच्छा बालक हूं। यदि वो लड़की है तो प्रदर्शित करने लगती है कि मैं तो अच्छी बालिका हूं। या फिर वे क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमने जब किशोर अवस्था देखी थी तो किशोर अवस्था में भी समझा था कि किस तरह बच्चे सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें बच्चा किसी भी कार्य को क्यों करेगा, क्योंकि वह मन में क्या सोचेगा कि मैं तो एक अच्छा बालक हूं या फिर मैं एक अच्छी बालिका हूं। या फिर वो जब समाज को समझने लगता है तो सामाजिक व्यवस्था बनाने के कारण वह किसी भी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अच्छा बालक अच्छी बालिका उन्मुक्ता, इसका पीरियड टाइम है 9 से 12 वर्ष तक। कितना है विद्यार्थी? 9 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक बालिका अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नैतिक आचरण प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी ने ये बोल दिया कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, तो इस अपनी प्रशंसा, अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए क्या करते हैं विद्यार्थियों? नैतिक आचरण प्रदर्शित करते हैं, मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है। जबकि सामाजिक व्यवस्था उन्मुक्ता कब है? 12 से लेकर के 15 वर्ष तक। कब से प्रारंभ होती है? 12 से लेकर 15 वर्ष तक। इस चरण की आयु के वर्ग के लोग, इस चरण आयु वर्ग के लोग परिपक्व हो जाते हैं तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार और दोबारा से आपको इसका क्लासिफिकेशन देता हूं, अच्छे से इसका समझाता हूं इसको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, मैं आपको दोबारा समझाऊं। सबसे पहले नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उसकी 3 अवस्थाएं हैं, 6 चरण है। दोबारा मैं आपको समझाऊं। पहली अवस्था पूर्व परंपरागत, इसको ही बोलते हैं पूर्व रूढ़िवादी, इसको ही बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसी को क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब आप देखिए, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, पूर्व परंपरागत बोलते हैं, पूर्व रूढ़िवादी बोलते हैं। इसका पीरियड टाइम 3 से 9 वर्ष तक होता है। ठीक है। इस अवस्था के 2 चरण है विद्यार्थियों। पहला है दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता, यानी कोई भी बच्चा किसी व्यवहार को कब करेगा, किसी कार्य को कब करेगा, जब उसको या तो कोई डर होगा या फिर वह हमारी आज्ञा मानना चाह रहा होगा तो करेगा। दूसरी तौर पर या तो उसको किसी उपाधि प्राप्त करने का लालच हो या फिर कोई पुरस्कार प्राप्त करने का उसको क्या हो? लालच हो। बस ये इतनी सी बात है इसमें। चलिए, इसमें देखिए आप, जो परंपरागत है, मतलब जो चली आ रही है, जो रूढ़िवादी है, जो हमारे रीति रिवाज है, वो वाली अवस्था, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? कन्वेंशनल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल स्टेज। ये अवस्था जिसमें बालक परंपराओं को समझने लगता है। और इसके भी कितने चरण है विद्यार्थियों? 2 चरण है। पहला, या तो बालक क्या कहता है अपने आप में मन में कि मैं तो एक अच्छा बालक हूं, या फिर बालिका क्या कहती है कि मैं अच्छी बालिका हूं। तो अच्छा बालक उन्मुक्ता या अच्छी बालिका उन्मुक्ता इस अवस्था का नाम है, इस चरण का नाम है। देखिए, 9 से लेकर प्रारंभ होती है 12 वर्ष तक। 9 से 12 वर्ष तक प्रारंभ होती है। इस अवस्था के बालक बालिका अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नैतिक आचरण करते हैं। मतलब किसी ने ये कह दिया कि आप तो अच्छे हो तो कोई भी कार्य कर देंगे, अपनी प्रशंसा के ऊपर जीते हैं। ठीक है। और ये क्या है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। बस इतनी सी इसमें लाइन है। अब देखिए तीसरा, इसका जो तीसरी अवस्था है उसको देखते हैं हम। उसका नाम है उत्तर परंपरागत। क्या नाम है विद्यार्थी? उत्तर परंपरागत, या हम कहें पश्चिम रूढ़िवादी, या क्या कहें हम? पश्चिम रूढ़िवादी। पहला पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा क्या है? उत्तर परंपरागत। इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, मतलब परंपरागत के बाद में आने वाली अवस्था। सीधी बात यह है, एक अवस्था परंपराओं से पहले आती है, एक अवस्था परंपरा ही होती है। दूसरी अवस्था जो मतलब एक अवस्था परंपराओं से पहले, एक अवस्था परंपरा होती है, उसके बाद अवस्था परंपराओं के बाद वाली। इसमें क्या है? परंपराओं से ऊपर उठ जाता है बच्चा। देखिए क्या है इसमें, इसके जो पीरियड टाइम है वो 15 वर्ष से क्या है? अधिक होता है। इसका पीरियड टाइम क्या होता है विद्यार्थियों? 15 वर्ष से अधिक होता है। इस अवस्था में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। पहली बात तो इस अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है विद्यार्थी? परिपक्व हो जाता है। इसलिए वे परंपराओं से ऊपर उठकर व्यवहार करते हैं, मतलब परंपराओं से भी ऊपर उठकर व्यवहार करते हैं।
वे परंपराओं को समझते तो हैं लेकिन उनमें बदलाव करने की कोशिश करते हैं। जो पुराने समय से चली आ रही हैं उन पर बार बार बहस करते हैं। देखिए पहला है सामाजिक बंधन उन्मुक्ता। पहला क्या है विद्यार्थियों? सामाजिक बंधन उन्मुक्ता। इसका पहला चरण है सामाजिक बंधन उन्मुक्ता। 15 वर्ष से 18 वर्ष तक ये अवस्था कब, ये चरण कब तक है? 15 वर्ष से 18 वर्ष तक। देखिए इस चरण में वह पूर्ण परिपक्व हो जाने के कारण क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए आदि पर विचार करते हुए सामाजिक बंधन में रहता है। मैंने अभी आपको समझाया, तर्क वितर्क कर रहा है। वह क्या कर रहा है? तर्क वितर्क कर रहा है। हर किसी मुद्दे पर क्या कर रहा है? तर्क वितर्क कर रहा है। मतलब उत्तर परंपरागत या हम कहें परंपरागत अवस्था के बाद आने वाली अवस्था, या हम कहें पश्चिम रूढ़िवादी अवस्था, या हम कहें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है एवं परंपराओं से ऊपर उठकर व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहले चरण देखिए इसका सामाजिक बंधन उन्मुक्ता 12 से 18 वर्ष तक होता है। ये इसमें क्या है? वह पूर्ण परिपक्व हो जाता है और क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, इस तरह के तर्क करना प्रारंभ कर देता है। इस तरह के नैतिक आचरण करना प्रारंभ कर देता है। अगला देखिए सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता। अगली क्या है? सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता। 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक, ठीक है। इस चरण में व्यक्ति सार्वभौमिक व्यवहार करता है, अच्छे नैतिक आचरणों को अपनाता है। देखिए इस चरण में क्या करता है? व्यक्ति सार्वभौमिक व्यवहार करता है। मतलब कोई कुछ भी कहे उसको फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सबकी सुनता है, सार्वभौमिक व्यवहार करता है, सभी के साथ अच्छा रहने का प्रयास करता है। इस चरण में व्यक्ति क्या करता है? सार्वभौमिक व्यवहार प्रदर्शित करता है और वह ऐसे नैतिक आचरण अपनाता है जो सभी को अच्छे लगें। तो ये क्या थी? ये हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी बच्चों। ये क्या पढ़ी हमने? 3 अवस्थाएं। अब मैं एक बार आपको इनको रिवाइज करवा देता हूं। पहले मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। ये हमने कितनी अवस्थाएं पढ़ी? 3 अवस्था। फिर मैं आपको बता दूं कितने चरण पढ़ लिए हमने? 6 चरण। 6 चरण कैसे हुए? प्रत्येक जो अवस्था है वे 2 चरणों में विभक्त है। प्रत्येक अवस्था कितने चरणों में विभक्त है विद्यार्थियों? 2 चरणों में विभक्त है। देखिए मैं एक बार आपको बता दूं, सबसे पहली अवस्था है विद्यार्थियों पूर्व परंपरागत। क्या है विद्यार्थियों? पूर्व परंपरागत। मतलब मैं आपको यह समझाऊं कि जो परंपरा आएंगी बच्चे के मन में, उससे पहले वो क्यों व्यवहार करता है। या तो उसको किसी का डर होता है या वह पुरस्कार प्राप्त करना चाहता हो, बस ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका हमने देखा परंपरागत। इसमें बच्चे के मन में परंपराएं आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं विद्यार्थियों? परंपराएं आ जाती हैं। वह परंपराओं को समझने लगता है तो वह क्यों व्यवहार करता है? परंपरागत तरीके से वह व्यवहार करना प्रारंभ करता है। और इसके बाद हमने देखा था पश्चिम परंपरागत। क्या देखा था विद्यार्थियों? पश्चिम परंपरागत या पश्चिम रूढ़िवादी। ये क्या विद्यार्थियों? परंपराओं से ऊपर इसमें बच्चा बढ़ जाता है, वह परंपराओं पर तर्क करने लगता है। वह क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, इस तरह के विचार प्रस्तुत करने लगता है। ये आपका क्या था? आज नैतिक विकास का सिद्धांत था। आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है? आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवस्थाएं। क्या याद रखना है? अवस्थाएं। ये याद रखना है कि इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं विद्यार्थियों? 3 अवस्थाएं होती हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बच्चों? 6 चरण होते हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं और 6 चरण होते हैं। किसने दिया? कोहल वर्ग ने। किसने दिया बच्चों? कोहल वर्ग ने। कोहल वर्ग ने दिया। कब दिया बच्चों? 1954 में दिया। संशोधन कब किया बच्चों? 1984 में दिया। कौन सी पुस्तक निकाली? द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये बस इसका क्या है? पूरा कंसेप्ट है नैतिक विकास सिद्धांत का। इसमें हेज की दुविधा प्रसिद्ध कहानी थी। क्या थी? हेज की दुविधा। हेज की दुविधा प्रसिद्ध कहानी रही। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको नैतिक विकास का सिद्धांत समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों तक शेयर करें। 8290070692 पर SMS करें यदि आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई समस्या है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप, हम आपका समाधान करेंगे। चलिए साथियों, मिलता हूँ किसी और नई क्लास के साथ, किसी और नए कंसेप्ट के साथ। आगे हम विभिन्न बहुत सारे सिद्धांत आने वाले हैं। सभी सिद्धांतों को बारीकी से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे साथियों, और ऐसे ही आप भी आराम से नोट्स बनाते रहिए। मैं समय समय पर बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी अवसर देता रहूँगा और आप अच्छे से पढ़िए, निरंतर स्वाध्याय कीजिए। आपके सामने अभी वर्तमान में
आपके सामने विद्यार्थियों सीटेट के फॉर्म आ गए हैं। किसके फॉर्म आ गए हैं विद्यार्थियों? सीटेट के फॉर्म आ गए हैं बच्चों। और जिस बच्चे ने रीट प्री की तैयारी कर रखी है ना, जिस बच्चे ने रीट प्री की, या हम कहें हरियाणा टेट की, या किसकी? हरियाणा टेट की, या हम कहें एमपी टेट की, किसकी बच्चों? एमपी टेट की, या हम कहें यूपी टेट की, किसकी बच्चों? यूपी टेट की। किसी भी स्टेट की एग्जाम की आपने तैयारी कर रखी हो, शिक्षक भर्ती की, या आप कर रहे हो, तो आप सीटेट का फॉर्म भरिए। सीटेट फाइट आप आराम से हो जाओगे, क्योंकि सीटेट में भी 5 ही सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। सीटेट में आपको क्या पढ़ना है बच्चों? साइको पढ़नी है। सीटेट में ही आपको क्या पढ़ना है बच्चों? गणित पढ़नी है। सीटेट में ही आपको क्या पढ़ना है बच्चों? पर्यावरण पढ़नी है। सीटेट में ही आपको क्या पढ़ना है बच्चों? हिंदी पढ़नी है। सीटेट में ही आपको क्या पढ़ना है बच्चों? हम कहें संस्कृत या फिर हम कहें अंग्रेजी। अब देखिए आप, यही सब कंसेप्ट हम किस में पढ़ते हैं बच्चों? यही सब कंसेप्ट हम रीट की तैयारी में पढ़ते हैं। यही सब कंसेप्ट हम सीटेट की तैयारी में पढ़ते हैं। यही सब कंसेप्ट हम हरियाणा टेट, एमपी टेट, यूपी टेट की तैयारी में पढ़ते हैं। अब मेरे पास मैसेज आते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो एमपी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं रीट प्री की क्यों करूं? अरे भाई, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, 2 पढ़ाई हैं, एक मैं आपको आज क्लियर कर दूं, एक है शिक्षक भर्ती की, एक कौन सी है बच्चों? शिक्षक भर्ती की, और एक है बच्चों डॉक्टरी की। एक किसकी है विद्यार्थियों? डॉक्टर की। एक किसकी है? डॉक्टर की। अब आप मुझे ये बताइए, डॉक्टरी में भी इंजेक्शन लगाना नस में सिखाएंगे, तो आप बेंगलोर तैयारी करो तो वहाँ भी यही बताएंगे आपको कि कौन सी नस में इंजेक्शन लगना चाहिए, कैसे इंजेक्शन लगना चाहिए, क्या इसका नियम है, क्या इसका फॉर्मूला है। और आप राजस्थान की तैयारी करो, वहाँ भी वही बताएंगे। इसी तरह शिक्षक भर्ती में आप किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, आपको साइको पढ़ना उसमें अनिवार्य है। साइको वहाँ कहीं भी हो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक ऐसे ही आपको उसमें मैथ्स पढ़ना या गणित पढ़ना हम कहें अनिवार्य है, लेवल 1 वालों के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक ऐसे ही उसमें आपको पर्यावरण पढ़ना, किसी भी भर्ती की तैयारी करो आप, अनिवार्य है। अब इस पर्यावरण में क्या किया जाता है, किसी भी स्टेट के एग्जाम के द्वारा इस पर्यावरण में बदलाव कर दिया जाता है। जैसे आप एमपी टेट की जब तैयारी करोगे, जब आप एमपी टेट की तैयारी करोगे तो आपको इस पर्यावरण में हमने जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप पढ़ोगे। इसके अलावा उस स्टेट का, जैसे एमपी की तैयारी करोगे तो एमपी का थोड़ा सा जीके जुड़ जाएगा, कुछ चैप्टर, लिमिटेड चैप्टर, ऐसा नहीं है कि पूरा एमपी का जोड़ दिया, कुछ लिमिटेड चैप्टर। ऐसे ही आप राजस्थान की इसमें तैयारी करोगे तो इसी पर्यावरण में राजस्थान का थोड़ा सा जीके जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह यदि आप हरियाणा की तैयारी करोगे तो इसी पर्यावरण में सिर्फ हरियाणा का जीके जोड़ दिया जाएगा। मतलब बदलाव किस में किया जाता है? इस पर्यावरण में, वो भी थोड़ा बहुत, इतना नहीं है कि मतलब 20 प्रश्न इसी के दे दिए उनकी जीके के, ऐसा नहीं है। जैसे 30 प्रश्न पर्यावरण से आने होंगे तो उसमें से आपको 5 से 7 प्रश्न बाकी स्टेट के देखने को मिलेंगे। तो इसलिए तैयारी तो ऐसे ही होगी। तैयारी तो आपकी कैसे होगी विद्यार्थियों? इन सब्जेक्टों को पढ़कर ही होगी। आप चाहे शिक्षक भर्ती की कहीं से भी करें, डॉक्टरी की आप कहीं से भी करें, जैसे डॉक्टरी में भी आप नर्सिंग करोगे तो कहीं से भी करो, आपको इंजेक्शन लगाना, सुई लगाना जैसे भी बताया जाएगा वही राजस्थान में बताया जाएगा। ऐसे ही शिक्षक भर्ती का होता है। पर्यावरण के बाद अपने को यहाँ पढ़ने को मिलती है विद्यार्थियों हिंदी। अब हिंदी सबके कॉमन ही है। हिंदी तो आप एमपी की तैयारी करोगे जब भी पढ़नी है आपको, राजस्थान की करोगे या सीटेट की करोगे जब भी पढ़नी है। उसके अलावा हम कहें कि अंग्रेजी और संस्कृत, अंग्रेजी या संस्कृत में से कोई सी भी एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छी लगती है वो आप पढ़ोगे। तो ये मेथड होता है इसका। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत रहिए। आप सीटेट की तैयारी, अभी मुझे से एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैं इस बार सीटेट की तैयारी नहीं कर रहा। मैं कि क्यों भाई? कि नहीं सर मैं तो वैसे ही नहीं कर रहा, अगली बार दूंगा, समय नहीं बचा। जबकि वो पिछले 3 महीने से किसकी तैयारी कर रहा था बच्चों? रीट की तैयारी कर रहा है, रीट प्री की। तो जब वो रीट प्री की तैयारी कर रहा है तो उसकी साइको, गणित और पर्यावरण तो लगभग कंप्लीट है। अब उसको पढ़ना ही कुछ नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी भी उसकी कंप्लीट है। बस पर्यावरण में हमको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों? डीप। क्या पढ़ना पड़ता है? डीप। साइको में भी थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं। साइको जितनी आप पढ़ रहे हो इनफ है आपके लिए सीटेट के लिए। तो आप निश्चिंत रहिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छे नोट्स बनाइए और स्वाध्याय में हमेशा व्यस्त रहिए। चलिए साथियों, मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ किसी और क्लास में किसी और नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, खम्मा गणी।